नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश में हमने एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट पढ़ लिया है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा भौतिक प्रदेश कल की क्लास में हमने शुरू कर दिया था, उत्तरी मैदानी प्रदेश, जिसमें हमने उत्तरी मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश को संरचनात्मक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि आपके साथी भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैं ये जो बना रहा हूँ ये है उत्तरी मैदानी प्रदेश। इसको आप मान के चलें कि ये उत्तरी मैदानी प्रदेश है ना, ये है उत्तरी मैदानी प्रदेश। इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इस मैदान का जो निर्माण है वो हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण। एक बात यह है कि ये विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ मैदान है, या विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण चतुर्थ कल्प में होता है और भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ये भी आप लिखें, भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश, भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश। ठीक है, ये चार चीजें हो गई। इसके बाद चौड़ाई की बात करें तो उत्तरी मैदानी प्रदेश की चौड़ाई हमने देखी थी 150 से लेकर 300 किलोमीटर, है ना। जब हम पश्चिम में इसकी चौड़ाई देखते हैं तो कहीं कहीं 480 किलोमीटर तक भी मिलती है। पूर्व में चलेंगे तो इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर हम असम में इसकी चौड़ाई देखेंगे, जहां ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार है, वहां पर इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग 4200 किलोमीटर है। लंबाई 3200 किलोमीटर। ये जो 150 से लेकर 300 किलोमीटर है ना, ये कहीं कहीं आपको 240 से लेकर 320 किलोमीटर भी मिलेगी। लेकिन ये चौड़ाई जो 150 से लेकर 300 किलोमीटर है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 150 से लेकर 300 किलोमीटर है ना। लंबाई 3200 किलोमीटर। अगर आगे बात करें हम तो उत्तरी मैदानी जो प्रदेश है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई पाएगी आपको 185 मीटर। 185 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। तो मान के चलिए इसका ढाल जो है ना वो मंद ढाल है, क्योंकि 200 मीटर से भी कम इसकी ऊंचाई है, तो इसका ढाल मंद है। इसमें जो जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण है ना, जो जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण है वो लगभग 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। कहां से? समुद्र तल से 2000 मीटर की गहराई नीचे तक जलोढ़ अवसादों का यहां पर जमा हुआ है, उससे बने हैं उत्तर के मैदानी प्रदेश। ठीक है, अगर देखें तो कृषि व मानव निवास के लिए अनुकूल, ये हमने पढ़ लिया था। और हमने एक चीज और भी देखी थी। क्या देखा था? हमने देखा था कि भारत की अधिकतम जनसंख्या यही निवास करती है, अधिकतम जनसंख्या निवास। और मैंने आपको बताया था कि विश्व का कोई भी देश हो, कोई सा भी महाद्वीप हो, उसमें अधिकतम जनसंख्या का निवास मैदानी क्षेत्र में ही आपको मिलेगा। ये था इसका मोटा मोटा ओवरव्यू जो हमने कल की क्लास में सामान्य परिचय में पढ़ा था। इसके बाद हमने दो वर्गीकरण पढ़े थे। एक सामान्य वर्गीकरण जिसमें हमने पढ़ा था कि उत्तरी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग थे? 4 भागों में बांटने वाली बात करें तो हम यहाँ चल सकते हैं।
ये रहा। उत्तरी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान का मैदान, सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये चारों मैदान हम बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ये वाले मैदानी भाग। कौन से? ये वाले मैदानी भाग पढ़ेंगे आज हम। संरचनात्मक दृष्टि से कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास। एक बार फिर जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाएं और इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। यहाँ से भारत के भौतिक प्रदेश से लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरा भौतिक प्रदेश आपको पढ़ने हैं। हिमालय की इतनी क्लासें हमारी हुई हैं, लगभग 10 से 11 क्लासें हैं, वो आपको सारी देखनी है। उत्तरी मैदानी प्रदेश की आज हमारी दूसरी क्लास है, इसमें लगभग 4 या 5 क्लासें होने वाली हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और सारी की सारी क्लासें एक सीक्वेंस में देखिए, ताकि सब्जेक्ट के साथ आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए, आप चीज़ों को समझ भी पाएँ। और यदि कोई बात फिर भी आपकी समझ नहीं आती है, किसी भी टॉपिक की, इवन फर्स्ट टॉपिक भारत का सामान्य परिचय, वहाँ भी आपको कुछ समझ नहीं आया है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर कल की क्लास में, पहले जब क्लास शुरू करेंगे उससे पहले उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? कोई भी बात आपकी जो समझ नहीं आ रही है वो आप मुझसे पूछें, हम उस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश का संरचनात्मक दृष्टि से विभाजन। तो ऊपर लिख दो उत्तरी मैदानी प्रदेश का, टॉपिक डाल दो उत्तरी मैदानी प्रदेश का संरचनात्मक दृष्टि से विभाजन। ठीक है? अब मैं आपको यहां पर 2 डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले एक डायग्राम बनाएंगे इजी वाला, जिसमें आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है? अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, मान लीजिए हेडिंग थोड़ी सही ढंग से नहीं लिखी गई, दोबारा लिखते हैं इसको। मैं सीधा ही लिख देता हूं, संरचनात्मक दृष्टि से विभाजन। संरचनात्मक दृष्टि से विभाजन। अब देखिए, आप सबसे पहले मैं ऊपर एक चित्र बना रहा हूं, इसको आप देखिए। ये मान लीजिए ये आप मानकर चलिए कि ये हिमालय है या पर्वत है। यहाँ से नदियाँ निकलेंगी और वो नदियाँ अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स का जमाव लेकर चलेंगी। अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स इन पर्वतों से ही लेकर आएंगी, अवसादों को अपने साथ लेकर आएंगी। यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। ठीक है? अब मैं बनाता हूँ नदियाँ। ये मान लीजिए नदियाँ निकल कर आ रही हैं। ठीक है? ये नदियां यहां से चलकर आएंगी, ये मैं नदियां बना रहा हूं। ये नदियां यहां से पर्वतों से चलकर आती हुई मैदानों में प्रवेश करेंगे। जब ये सबसे पहले पर्वतों की तलहटी पर पहुंचेंगे या पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में पहुंचेंगे, तो ये यहाँ पर बड़े अवसादों का जमाव करेंगे। आपने भी बताया कि नदियां जब ऊपर से आ रही हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आ रही हैं। जब उन्हें मैदानों में चलना होगा या वो नीचे आके एकदम पदेन क्षेत्र से मुड़ेंगी, तो सबसे पहले वो बड़े अवसादों को वहीं छोड़ देंगी। तो जो सबसे पहले बड़े अवसादों का जमाव होगा वो यहाँ पर होगा। ये मान लीजिए बड़े बड़े अवसाद यहाँ पर जमा हो गए पर्वतों के पदेन क्षेत्र में। ठीक है?
एकदम पर्वतों के पास जहां नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं वहां पर इन बड़े बड़े सेडिमेंट्स का जमाव होता है। बड़े अवसादों जैसे बड़े बड़े पत्थर, कंकर मोटे मोटे, और इन सब का जमाव यहाँ पर करती है नदियाँ। सभी नदियों की यही नेचर होता है कि जब वो पहाड़ों से नीचे गिरती है तो उसके साथ बहुत सारे अवसाद होते हैं। पतले छोटे अवसाद होते हैं, मोटे अवसाद होते हैं। तो उनमें से जो बड़े अवसाद होते हैं जिनकी साइज बड़ी होती है उनको वो पदेन क्षेत्र में ही छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद नदियाँ आगे बढ़ती हैं। ये है मोटे अवसादों का जो जमाव हो रहा है ना, इन अवसादों के जमाव को क्या कहेंगे? ये है हमारा पहला संरचनात्मक विभाजन। नदियां जब पर्वतों से पदेन क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो अपने साथ लाए हुए बड़े सेडिमेंट्स या बड़े अवसादों को पर्वतों के पदेन क्षेत्र में ही जमा देती हैं या वहीं पर ही उन्हें छोड़ देती हैं। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे या उन मैदानों को क्या कहेंगे? इन बड़े अवसादों से जिन मैदानों का निर्माण होता है उन मैदानों को हम बोलते हैं भाबर। ये मैदान कहलाते हैं भाबर के मैदान। संरचनात्मक दृष्टि से जब हमने वर्गीकरण देखा था उसमें हमने देखा था कि जो पहला वर्गीकरण था वो था भाबर। भाबर कौन से मैदान होते हैं? भाबर जो मैदान होते हैं वो होते हैं बड़े अवसादों के जमाव वाले मैदान। कहाँ बनते हैं? पर्वतों के पदेन क्षेत्रों में स्थित बड़े अवसादों के मैदान भाबर कहलाते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी होती है? तो इनकी चौड़ाई होती है लगभग 8 से 15 किलोमीटर। 8 से 15 किलोमीटर तक ये अपने सेडिमेंट्स का जमाव करते हैं नदियां, बड़े सेडिमेंट्स, अर्थात 8 से 15 किलोमीटर की दूरी में इनका विस्तार पाया जाता है। इनकी चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर होती है भाबर के मैदानों की। एक बात और समझिए, जब नदियां पर्वतों के सहारे सारे नीचे उतरेंगी और बड़े सेडिमेंट्स का यहाँ जमाव कर देंगे, मोटे मोटे पत्थरों का जमाव कर दिया उन्होंने, भाबर के मैदान बना दी, तो ये जो बड़े सेडिमेंट्स होते हैं नदियां इनके नीचे से बहने लग जाती हैं तो वो सतह पर दिखाई नहीं देती। क्या मतलब? सब देखो, जैसे ये नदी ऊपर से आ रही है, ये रेड वाली, ये ऊपर से आई और ये नदी इस बड़े अवसादों के नीचे से बहकर नीचे निकलेगी। तो जब ये नदी इस तरह से बहकर नीचे निकलती है तो वो सतह पर दिखाई नहीं देती और सतह से अदृश्य हो जाती है। इस प्रकार की नदियों को गुम्फित नदियां बोलते हैं। क्या मतलब? ऐसी नदियां जो भाबर में सतह पर दिखाई नहीं देती, अर्थात वे नदियां जो पर्वतों से निकलती हैं, अपने सेडिमेंट्स का जमाव भाबर के मैदान में करती हैं बड़े अवसादों का, वो भाबर के बड़े अवसादों के नीचे बहने लग जाती हैं। इस कारण वे नदियां सतह पर दिखाई नहीं देती। जब वो सतह पर दिखाई नहीं देती हैं तो उन नदियों को गुम्फित नदियां कहते हैं। ठीक है, कौन सी नदियां कहते हैं? गुम्फित नदियां उन्हें बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ये था हमारा संरचनात्मक दृष्टि से पहला, समझ गए? ये पहला विभाजन था संरचनात्मक दृष्टि से उत्तरी मैदानी प्रदेश का। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। भाबर के मैदान आपको समझ में नहीं आए हो तो बताएं। भाबर के जो मैदान है ना, ये बड़े अवसादों वाले मैदान हैं। जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ लाए गए बड़े अवसादों को वो पर्वतों के पदेन क्षेत्र में ही छोड़ देती हैं। तो वहां पर जो बड़े अवसादों से मैदानों का निर्माण होता है उसे बोलते हैं भाबर के मैदान। इनकी चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर होती है और इनमें नदियां दिखाई नहीं देती। क्यों? बड़े अवसादों के नीचे से बहकर निकलती है, इसलिए सेडिमेंट्स का जमाव ऊपर होने के कारण नदियां उनके नीचे से बहती हैं और वो पानी हमें या वो नदियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। इस कारण उन्हें गुम्फित नदियां बोलते हैं। भाबर में जो मैदान है ना, वो बड़े अवसादों से निर्मित है और ये कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे पत्थर, उनके द्वारा इन मैदानों का निर्माण होता है। तो भाबर का जो मैदान है वो उत्पादन की दृष्टि से नगण्य है। इनमें किसी भी प्रकार की कृषि नहीं हो सकती है, अर्थात यहाँ कृषि के लिए अयोग्य या अनुपयुक्त मैदान है, ये उपयोगी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी। ये था संरचनात्मक दृष्टि से हमारा पहला वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण। अब देखिए, ये नदियां जहां से बाहर निकलेंगी, ये रेड कलर से ही बना देता हूं मैं, फिर आगे हम दूसरे कलर से ले लेंगे ना। ये नदियां यहां से बाहर निकल रही हैं ना, ये बाहर निकलती हुई नदियां हैं, ऐसी नहीं, ये नदियां यहां से बाहर निकल आई हैं। थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा इसको।
ये जो नदियां यहाँ से बाहर निकल कर आई हैं, यहाँ पर नदियों का अनियमित प्रभाव होता है, क्योंकि नदियां एकदम से बाहर निकलेंगी और वो सतह पर दिखाई देंगी। पहले बड़े अवसादों के नीचे बह रही थी तो उनका एरिया एक पर्टिकुलर था। जैसे ही वो बड़े अवसादों से बाहर निकलकर मैदानों पर दिखाई देने लगेंगी, वो अनियमित प्रवाह के रूप में या अनियमित धाराओं के रूप में इधर उधर प्रवाहित होने लगेंगी। इनके द्वारा जिन मैदानों का निर्माण किया जाता है या भाबर के बाद जो मैदान आते हैं, उनको बोलते हैं हम तराई मैदान। ये हैं तराई के मैदान। भाबर समझ में आ गया। अब देखिए, भाबर में नदियां विलुप्त हो गई थी। अब वो जब वापस आगे मैदानों में प्रवेश करेंगी तो वो बिल्कुल वापस मैदानों पर दिखाई देंगी। तो जब वो मैदानों पर खुला एरिया उन्हें मिलेगा तो वो अनियमित धाराओं के रूप में बहने लगेंगी, और जब वो अनियमित धाराओं के रूप में बहती हैं तो उन मैदानों का वो एक मैदानों का निर्माण करती हैं जिन्हें बोलते हैं तराई के मैदान। इन तराई के मैदान में गहन वनस्पति और विविध वन्य प्रकार जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे वन्य जीव बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, ये भी कृषि के लिए अनुपयोगी होता है, लेकिन वर्तमान में पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में इनमें वनों को काटकर वहां पर कृषि की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तराई का जो मैदान होता है ना, इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 15 से 30 किलोमीटर तक। भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर की दूरी में इनका विस्तार पाया जाता है। 15 से 30 किलोमीटर। ठीक है। कैसे? सबसे पहले भाबर के मैदान आए, जहां हमने बड़े अवसाद देखे। फिर नदियां मैदानों में प्रवेश करी, मैदानों में धाराओं का अनियमित प्रभाव हुआ। भाबर के तुरंत बाद जब गुम्फित नदियां वापस मैदानों में आई तो उनका अनियमित प्रभाव हुआ, अलग अलग धाराओं में वो विभाजित होने लगी या बहने लगी। इन धाराओं के कारण यहाँ पर गहन वनस्पति का विकास हुआ और अन्य विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाने लगे। इस क्षेत्र में भी कृषि के लिए अनुपयोगी है, परंतु वर्तमान में पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में यहाँ के वनों को काटकर कृषि की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तराई के मैदान की चौड़ाई भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर की दूरी में इनका विस्तार पाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आ रहा हो तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा भाबर, भाबर के बाद हमने देखा तराई। तराई क्या था? तराई के जो मैदान है ना, वो भाबर के मैदान के आगे 15 से 30 किलोमीटर की दूरी में इनका विस्तार है। कैसा विस्तार है? जब नदियां वापस अपने मैदानों में दिखाई देने लगती हैं, भाबर में तो विलुप्त हो जाती हैं, बड़े अवसादों के नीचे से बहती हैं, तो उनका एरिया, वो मैदानी क्षेत्र में प्रवाह उनका नियमित हो जाता है, क्योंकि वो अवसादों के नीचे से बह के आ रही हैं। जैसे ही मैदानों में वापस वो दिखाई देने लगती हैं, उनका अनियमित प्रभाव होता है, अनियमित धाराएं होती हैं जो इधर उधर बहती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास हो जाता है, गहन वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है। इन गहन वनस्पतियों में कृषि करना पॉसिबल नहीं है, परंतु वर्तमान के समय में पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ये जो वनस्पति है, इनमें वनों को काटकर यहाँ पर अब कृषि की जाने लगी है। ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ना, पंजाब में तराई प्रदेश वाला, इसे मांड के नाम से जानते हैं। पंजाब में जो तराई प्रदेश है उसे मांड के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। ये था हमारा दूसरा संरचनात्मक दृष्टि से विभाजन। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे के विभाजन। अब मान के चलिए ये जो नदियां हैं ना, ये यहां से एक साथ हो गई। ठीक है। एक साथ हो गई, ये आपको मान के चलना है। ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे, फिर आगे एक प्रदेश और बनाना है। ये मान लीजिए नदियां हैं। अब इन नदियों के साइड में मैदान पाए जाएंगे। ये नदी यहां आप बह रही है। इस नदी में प्रतिवर्ष पानी आता है। बारिश का मौसम आएगा, बारिश होगी तो इसमें पानी का प्रवाह बढ़ेगा। अब देखना है हमें दो मैदान, और दोनों मैदान इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नवीन बाढ़ के जलोढ़ मैदान, अर्थात ऐसे मैदान जो इस नदी के पास पास है। तो सबसे पहले हम यहां एक मैदान बना रहे हैं। ये जो मैदानी प्रदेश है जिसे मैंने ग्रीन लाइन से बनाया है, इस मैदानी प्रदेश का नाम है खादर। कौन सा मैदान है ये? यहां लिख देता हूं मैं, ग्रीन पेन से जो मैं लिख रहा हूं वो मैदान है खादर। दोनों मैदान साथ साथ पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद ग्रीन से येलो के बीच में
मैंने क्रॉस करके एक मैदान बनाया है, इस मैदान का नाम है बांगर। ये मैंने यहां लिख दिया बांगर। समझिए, नदी बह रही है, नदी का पानी अब जहां तक पहुंचता है, अर्थात जहां पर प्रति वर्ष नए सेडिमेंट्स का जमाव किया जाता है, नवीन जलोढ़ के जो मैदान है वो कहलाते हैं खादर। कैसे? जब जब नदी में पानी आएगा, मान लेते हैं, एक मिनट, पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, खादर और बांगर दोनों ही, खादर और बांगर दोनों के दोनों ही जो मैदान है वो बाढ़ के मैदान है। कैसे? ये तो ग्रीन पेन से लिख देता हूं, खादर और बांगर दोनों क्या है? बाढ़ के मैदान है। ये तो है नवीन बाढ़ के मैदान। बाढ़ के नवीन मैदान, नवीन बाढ़ के मैदान लिख दो, मैं बाद में समझा दूंगा आपको कैसे। और ये हैं पुराने बाढ़ के मैदान, पुराने नवीन बाढ़ के मैदान। और अब बात करते हैं हम बांगर की, तो ये हैं पुराने बाढ़ के मैदान। अब समझिए, टेक्निकल बिंदु है, थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझ जाएंगे। पहले बरसात होती थी, इस नदी में पानी आता था और उस बाढ़ का पानी यहां तक जाता था, बाढ़ का पानी यहां तक जाता था और यहां पर मैदान का निर्माण होने लग गया। दोनों तरफ जाएगा, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ जाएगा। दोनों तरफ जब बाढ़ का पानी यहां तक गया तो मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, इस साइड में भी जाएगा, इस साइड में भी जाएगा। लेकिन धीरे धीरे या बांगड़ क्षेत्र में की ऊंचाई बढ़ने के कारण अब जो बाढ़ आती है उसका पानी यहां तक नहीं जाता है। इस क्षेत्र में अब बाढ़ का पानी नहीं आता। ये मैंने क्रॉस बनाया, यहां अब बाढ़ का पानी नहीं आ रहा। अब बाढ़ का पानी केवल यहां तक जा रहा है, केवल यहीं तक बाढ़ के पानी का बहाव जाता है या बाढ़ का पानी पहुंच पाता है। तो जो ये वाले मैदान है ना, जिस येलो पेन वाले मैदान है, इनको बोला जाएगा पुराने बाढ़ के मैदान। अर्थात किसी समय पहले यहां पर बाढ़ का पानी पहुंचता था, जिनके द्वारा जलोढ़ अवसादों का यहां पर निक्षेपण किया गया और इन मैदानों की उत्पत्ति हुई या इन मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, कौन से वाले मैदानों का? इन वाले मैदानों का। पुराने जलोढ़ के मैदान है जिन्हें हम बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ ले कि क्या बांगर में प्रतिवर्ष जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण होता है, तो आप कहेंगे नहीं, प्रतिवर्ष यहां पर जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण नहीं होता। ठीक है, अब कोई पूछे कि निम्न में से कौन से ऐसे मैदान हैं जहां पर प्रतिवर्ष अवसादों का जमाव नहीं होता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन भाबर, तराई, खादर और बांगर। तो केवल बांगर ऐसा मैदान है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के मैदानों का निक्षेपण नहीं होता है, अर्थात नवीन जलोढ़ के मैदान यहां पर नहीं आते। अब देखेंगे, आप कहेंगे सर कैसे? तो भाबर में नदियां, ऐसा थोड़ी नदियां बंद हो गई, नदियां तो आएंगी और वो प्रतिवर्ष इन सेडिमेंट्स का जमाव भी करेंगी जो भाबर वाले हैं। बड़े अवसाद प्रतिवर्ष पर्वत से जब नदियां नीचे उतरेंगी तो अपने साथ लेकर आएंगे और भाबर के मैदान में अवसादों का निक्षेपण करती जाएंगी। उसके बाद तराई मैदान का निर्माण भी होता रहेगा, क्योंकि गुम्फित नदियां वापस तराई के मैदान में दिखाई देने लगेंगी और उनका अनियमित प्रवाह होगा। फिर वो आगे आएंगी और फिर उनमें जब बाढ़ आएगी तो वो खादर के जो मैदानों का विस्तार है वहां पर बाढ़ का पानी पुनः पहुंचेगा, तो वो जो अवसाद अपने साथ लेकर आएंगी उनका वो खादर के मैदानों में डिपोजिशन करेंगी या वहां पर जमाव करेंगे। तो जब खादर के मैदान होते हैं ना, वो तो नवीन जलोढ़ के मैदान है, नवीन जलोढ़ के मैदान या बाढ़ के नवीन मैदान। ठीक है,
और जो बांगर हैं वो पुराने बाढ़ के मैदान है कि किसी समय पहले जब बाढ़ आती थी तो अवसादों का जमाव वहां तक हुआ था, वहां पर बांगर कहा जाता है। दोनों को याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ स्थानीय नाम है। पहले हम बात करते हैं खादर की। खादर को पंजाब में वेट के नाम से जाना जाता है। खादर को पंजाब में वेट कहा जाता है। इसके साथ साथ जो खादर के मैदान है ना, उसमें कई प्रकार के गर्त पाए जाते हैं। कुछ एक दो गर्तों का आपको नाम याद रखना है। पटना के पास जो गर्त है ना, उसे बोलते हैं जल्ला, और एक जगह आती है मोकामा, उसके पास का जो गर्त है उसे बोलते हैं टला। ये दो नाम आपको याद रखना, टला नहीं टाल, उसे बोलते हैं टाल। क्या खादर के जो मैदान है ना, वो नवीन बाढ़ के जलोढ़ मैदान है। नदी के बाढ़ के मैदान जिनमें प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ अवसादों का जमाव होता है। प्रतिवर्ष जमा होगा यहाँ पर। ये बाढ़ के नवीन मैदान है या नवीन बाढ़ के मैदान, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अर्थात प्रतिवर्ष यहाँ जमा होगा तो ये नवीन मैदान हो गए। और बांगर के जो मैदान है ना, ये बाढ़ के पुराने मैदान है। ठीक है, पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदान है जहां पहले कभी बाढ़ का पानी पहुंचता था लेकिन अब नहीं पहुंचता, उन्हें बोलते हैं वो। ठीक है, खादर में हमने एक नाम पूछा, नाम नहीं, एक नाम मैंने बताया, स्थानीय नाम, जिसे वेट के नाम से कहते हैं। पंजाब में खादर के मैदान को वेट कहा जाता है, ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि खादर में विभिन्न प्रकार के गर्त पाए जाते हैं कुछ स्थानों पर, और उन गर्तों को पटना के पास तो जल्ला बोला जाता है और एक मोकामा नामक स्थान है, वहां पर उन्हें टाल बोलते हैं। ये दोनों नाम आप याद रख लेंगे। और इनकी उत्पादकता है ना, वो अत्यधिक पाई जाती है। उत्पादकता तो इसमें होगी क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ पर नवीन जलोढ़ मैदानों का जमाव होता है या नवीन जलोढ़ अवसाद यहाँ पर आते हैं। तो जब नवीन जलोढ़ अवसाद यहाँ पर जब डिपोजिशन होगा तो इसकी उत्पादकता बढ़ती है। इस कारण सर्वाधिक उत्पादकता मैदानों में, अगर सर्वाधिक उत्पादकता की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है खादर के मैदानों की। एक मिनट, कौन से मैदानों की सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है? सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाएगी खादर के मैदानों की। समझ में आया? समझिए कि अपने गांव में नदी बह रही है, तो नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, नदी पानी लेकर आएगी, अपने साथ कुछ अवसाद लेकर आएगी। उसमें बाढ़ आया और आसपास के जो खेत थे उनके ऊपर उस मिट्टी का जमाव हो गया। वो मिट्टी ज़्यादा उत्पादन वाली होगी, उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी बजाय कि उस नदी से दूर जो खेत होंगे उनकी मिट्टी के। ये बात आपको याद रखनी है। तो जो नवीन जलोढ़ अवसाद होते हैं ना, वो अत्यधिक उत्पादकता लेकर आते हैं, इसलिए ये वाले मैदान, इनकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक उत्पादकता इन्हीं मैदानों की पाई जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। अब आते हैं हम बांगर के मैदान में। बांगर के मैदान मैंने आपको समझा दिए। बांगर के मैदान है ऐसे मैदान जो पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित थे, अर्थात जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और नवीन जलोढ़ अवसादों का जमाव नहीं हो पाता, उन मैदानों को बोला जाता है बांगर के मैदान। बांगर के मैदान को पंजाब में धाया कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। और बांगर के जो मैदान है ना, इनमें सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोनों चीजों में फर्क है। ये जो मैदान है ना, यहां होता है सर्वाधिक उत्पादन और इनकी होती है उत्पादकता। समझ में आया? उत्पादकता कि यहां पर प्रति हेक्टेयर ज्यादा अनाज उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन उत्पादन मतलब कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बांगर का ज्यादा है। सर्वाधिक उत्पादन बांगर के मैदानों का है, अत्यधिक या सर्वाधिक उत्पादकता खादर के मैदानों की है। ये बात आपको याद रखनी है। बांगर के जो मैदान है ना, इनके कुछ स्थानीय उपनाम भी हैं या स्थानीय नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कैसे? बांगर के मैदान में कुछ हम अलग अलग नाम देखेंगे स्थानीय। इनमें एक नाम आता है खोल। खोल के जो मैदान है ना, वो खादर और बांगर दोनों में पाए जाते हैं और ये खादर और बांगर का ढलान क्षेत्र होता है। मान लीजिए कि जैसे ये तो खादर के मैदान है और ये है बांगर के मैदान। ठीक है, अब इनमें जो ढलान क्षेत्र ऐसे बन जाएगा ना, वो ढलान क्षेत्र कहलाता है खोल। और इनकी ऊंचाई में जो अंतर है ना, वो ज़्यादा नहीं पाया जाता, 15 से 30 मीटर का अंतर पाया जाता है। नॉर्मली आपको याद रखना है खोल के मैदान होते क्या हैं। आपसे पूछ सकते हैं, खादर और बांगर के ढलान क्षेत्र को खोल कहा जाता है, ये खोल के मैदान कहते हैं। ज़्यादा ऊंचाई में अंतर नहीं होता, 15 से 30 मीटर की ऊंचाई का अंतर पाया जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है रूहू, ऊसर और कल्लर। रूहू नहीं, रेहे, ऊसर और कल्लर। रेहे, ऊसर और कल्लर क्या होता है? रेहे, ऊसर, कल्लर। बांगर में जहां अधिक सिंचाई की जाती है, बांगर के मैदानों में जहां अत्यधिक सिंचाई की जाती है, वहां पर मिट्टी के ऊपर एक नमक की परत बिछ जाती है।
रूटीन में याद रखो, आप सब वो किताब की लैंग्वेज मत पढ़ो। आपको क्या रखना है, आपके सामने ऑप्शन होंगे, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है आपका, ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपके सामने ऑप्शन होंगे और आपको पता चल रहा है। आपसे पूछ ले कि रेहे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी के ऊपर नमक की एक परत बिछ जाएगी अत्यधिक सिंचाई के कारण। बांगर क्षेत्र में अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी के ऊपर एक नमक की परत बिछ जाती है, उसे बोलते हैं रेहे, ऊसर, कल्लर। ठीक है, समझ में आ गया? ये है रेहे, ऊसर और कल्लर। अब इसके बाद आता है भूड़। भूड़ क्या होता है? भूड़ के बारे में समझिए। बांगर क्षेत्र में है, बांगर के ही स्थानीय नाम हम पढ़ रहे हैं। बांगर का जो स्थानीय नाम है ना, जिसको बोलते हैं भूड़, भूड़ का अर्थ होता है कि मिट्टी में अत्यधिक अपरदन के कारण, मिट्टी में अत्यधिक अपरदन के कारण, मिट्टी में अत्यधिक अपरदन के कारण, सुनिए एक एक बात को ढंग से समझिए। मिट्टी में अत्यधिक अपरदन के कारण, मिट्टी में अत्यधिक अपरदन के कारण मिट्टी की ऊपर की जो मुलायम परत है वो नष्ट हो जाती है। अपरदन या अपक्षय के कारण मिट्टी की ऊपर की जो मुलायम परत है वो नष्ट हो जाएगी और नीचे की कंकर युक्त भूमि बच जाएगी। इस कंकर युक्त भूमि को ही बोलते हैं, कंकर युक्त भूमि को ही बोलते हैं भूड़। ये बात आपको याद रखनी है। एक यहाँ पर रोही मैदान होते हैं जिनमें बांगर के वे मैदान जिनमें अत्यधिक उत्पादन क्षमता पाई जाती है या उपजाऊ मैदान होते हैं, उन्हें रोही मैदान बोल देते हैं। ये चार उपनाम आपको याद रखने। अब तक जो हमने पढ़ा संरचनात्मक दृष्टि से, उसमें कोई भी मैदान का भाग जो आपकी समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वापस बताएं। अभी तो हम एक डायग्राम पे और पढ़ेंगे तो चीज़ें दोबारा क्लियर होंगी, लेकिन ये डायग्राम उस डायग्राम से ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इसको हमें ज़्यादा अच्छे से देखना है। अब हमने 4 मैदान पढ़ लिए, अब हमारा आता है 5वें मैदान का नंबर। 5वां मैदान, ये जो नदी है ये यहाँ जाकर वापस अलग अलग धाराओं में फैल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बनेंगे डेल्टाई प्रदेश। तो मैं इसको ब्लैक पेन से बना देता हूँ क्योंकि हम नदी को वहाँ से लेके आए हैं। यहाँ पर ये वापस अनियमित धाराओं के रूप में विभाजित हो जाती है और ये बनते हैं डेल्टा मैदान, डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा के मैदान। क्या होता है इनमें, जब नदी, भारत में डेल्टा प्रदेश का ज़्यादा विस्तार नहीं। डेल्टा बनता कहाँ है? जब नदी अपना पानी समुद्र में डालती है उससे पहले डेल्टा का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। भारत में ज़्यादा विस्तार नहीं है डेल्टाई प्रदेश का या डेल्टाई मैदानों का। भारत में जो डेल्टा है उसका थोड़ा सा विस्तार है। डेल्टा बनाती कौन कौन सी नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, और उन्हीं का थोड़ा सा विस्तार हमारे भारत में पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। ये जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, इसमें 2 प्रकार की भूमि पाई जाएगी। भूमि नहीं मतलब उन भूमियों के 2 नाम होंगे। भूमि तो एक ही है, डेल्टा, और डेल्टा में कुछ भूमियां ऊपर होती हैं और कुछ भूमियां निम्न होती हैं। जो उच्च भूमि होती है ना, उसे तो डेल्टा में बोलते हैं चार, और जो निम्न भूमि होती है उसे बोलते हैं बील। डेल्टा की जो उच्च भूमि होगी उसे बोलेंगे चार, और जो निम्न भूमि होगी उसे बोलेंगे बील। जब उच्च ज्वार का समय आता है, हमें पता है कि समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, तो उच्च ज्वार के समय जब पानी आता है तो बील क्षेत्र जो है ना, जो निम्न भूमि है, वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। तो उस क्षेत्र में ये लोग कृषि कार्य करते हैं। जैसे जूट और पटसन यहाँ सर्वाधिक होती है, तो पटसन, जूट या पटसन को धोने के लिए उसका काम में लिया जाता है बील क्षेत्र को। बील वाली जो भूमि है वहाँ जूट या पटसन को ये लोग धोने के रूप में काम में लेते हैं। और जो चार वाले जगह है ना, वहाँ पर लोग निवास करते हैं या यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ये है डेल्टाई प्रदेश। समझ में आया? 4 प्रदेश पढ़े हमने, संरचनात्मक दृष्टि से विभाजन पढ़ा। कोई भी बिंदु जो संरचनात्मक दृष्टि से आपके समझ में नहीं आया है, भाबर, तराई, खादर, बांगर या डेल्टा में, तो आप मुझे बता सकते हैं। चारों ही मैदान आपको इसी तरीके से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि भाबर के मैदान किसे कहते हैं, तो ऐसे मैदान जो पर्वत के पदेन क्षेत्र में स्थित होते हैं और बड़े अवसादों से निर्मित मैदान होते हैं, उन्हें भाबर के मैदान बोलते हैं। तराई के मैदान, भाबर के मैदान से आगे 15 से 30 किलोमीटर में विस्तृत मैदानी प्रदेश तराई कहलाता है। इस क्षेत्र में नदियों का अनियमित प्रवाह होता है और भाबर में जो नदियाँ लुप्त हो गई थी या विलुप्त हो गई थी, वो मैदानों पर पुनः दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पर गहन वनस्पति पाई जाती है, वन्य जीव अत्यधिक पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयोगी है, लेकिन वर्तमान में पंजाब उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वनों को काटकर तराई क्षेत्र का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। पंजाब में इस क्षेत्र को मांड कहते हैं। ये बात मैंने आपको पढ़ाई। फिर नदी आगे जाती है और नदी के अंदर बाढ़ आती है। जो बाढ़ प्रतिवर्ष जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक जिन मैदानों का निर्माण होता है, आप ये समझिए कि बाढ़ का पानी हर साल जहाँ तक पहुँच जाएगा वहाँ तक निर्माण होता है नवीन जलोढ़ के मैदानों का, और इन नवीन जलोढ़ के मैदानों को कहते हैं खादर। और जहाँ तक वो पानी नहीं पहुँचता है, या पहले कभी बाढ़ आती थी तब बाढ़ का पानी वहाँ तक पहुँचता था, लेकिन अब प्रतिवर्ष पानी वहाँ तक नहीं जाता, नवीन जलोढ़ अवसादों का वहाँ जमाव नहीं होता, अर्थात पुराने जलोढ़ अवसादों से जो मैदान बने हैं वो कहलाएंगे बांगर। ठीक है, इसके बाद ये दोनों मैदान चलते रहेंगे। उन मैदानों की समाप्ति के बाद जब नदी अपना जल समुद्र में विसर्जित करती है तो उससे पहले डेल्टा बनाएगी। उस डेल्टा में भारत का सुंदरवन डेल्टा आता है। डेल्टाई क्षेत्र में दो प्रकार की भूमि होती है, चार और बील। चार उच्च भूमि को कहते हैं और बील निम्न भूमि को कहते हैं। बील का प्रयोग ये लोग पटसन या जूट को धोने के लिए करते हैं, और चार में मानव बस्तियां निवास करती हैं या जनसंख्या निवास करती है, लोगों के रहने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आई। अब एक दूसरा हम डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम आपके सामने है, एक दूसरा बनाएंगे। अब चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक डायग्राम समझ गए आप। अब हम चलते हैं दूसरे डायग्राम पे। डायग्राम यही है, यही विभाजन रहेंगे। एक बार रिकॉल हो जाएगा और उस तरीके से भी आप समझ लेंगे। मान लीजिए मैं 3 बना रहा हूं पहले। ये है वृद्ध हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, और ये है शिवालिक। ठीक है, इसके बाद मैदानों का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब देखिए आप, यहां से नदियां आई, यहां से नदियां आ रही हैं, और ये अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लेकर आएंगी। इन अवसादों का जमाव करेंगी वो यहां पर। ये जो बड़े बड़े अवसाद हैं ये कहलाते हैं भाबर के मैदान। कौन से मैदान है? ये मैदान है भाबर के मैदान। मैंने आपको वहां पर क्या बताया था? भाबर के मैदान कौन से होते हैं? भाबर के मैदान पर्वतों के पदेन क्षेत्र में बड़े अवसादों से निर्मित मैदान भाबर के मैदान कहलाते हैं। यहां से ये नदियां आ रही हैं, ये मान लीजिए ये मैंने नदी बना दी, और ये नदी आ रही है और ये अपने साथ अवसाद लेकर आ रही है। ये बड़े सेडिमेंट्स का यहां पर जमाव हो गया, इन्हें बोलते हैं भाबर के मैदान। ठीक है, ये हो गए भाबर के मैदान। ठीक है, ये भाबर के मैदान हो गए। भाबर के मैदान के आगे नदियां अनियमित प्रवाह करेंगी और आगे एक मैदान का निर्माण होगा। इस प्रकार से बना लीजिए आप, ये नदियां निकल के आ रही हैं और ये यहां पर मैदानी प्रदेश बना रही हैं। ठीक है, इन मैदानी प्रदेश को बोलेंगे हम तराई के मैदान। कौन से मैदान? ये हैं तराई के मैदान। तराई, भाबर के मैदान, बड़े अवसाद, फिर उसके आगे तराई का मैदान।
इनमें नदियां अनियमित प्रवाह करती हैं और भाबर में जो नदियां विलुप्त हुई हैं वो मैदानों पर पुनः दिखाई देती हैं, उन्हें बोलते हैं तराई के मैदान। गहन वनस्पति यहाँ पाई जाती है और इस क्षेत्र का प्रयोग अब कृषि के लिए किया जाने लगा। पहले यहाँ कृषि नहीं की जाती थी। पंजाब उत्तर प्रदेश में वनों को काटकर तराई क्षेत्र का उपयोग कृषि के रूप में करते हैं और पंजाब में तराई के मैदानों को मांड कहा जाता है। अब नदी आगे बढ़ेगी, इसी पेन से बना देता हूं मैं। ये नदी बढ़ी आगे, ठीक है। अब इनके दोनों तरफ देखो। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ग्रीन पेन, वहां भी हमने ग्रीन लिया था। और इसमें मैं बना रहा हूं ये वाला निशान। ये हैं खादर के मैदान। कौन से मैदान? ये हैं खादर के मैदान। अब खादर के मैदान को समझिए। समझना क्या है, समझा मैंने पूरा दिया आपको, फिर भी एक बार और बताते हैं। ऐसे मैदान जहां नदियां प्रतिवर्ष अपना जल लेकर जाती हैं। जब इस नदी में बाढ़ आएगी, इस नदी में जब बाढ़ आएगी तो वो प्रतिवर्ष यहां तक बाढ़ का पानी लेकर जाएगी। जब यहाँ तक बाढ़ का पानी लेकर जाएगी तो उसके साथ कुछ अवसाद जाएंगे और यहाँ तक प्रतिवर्ष वो नवीन अवसादों का इनमें जमाव करेगी। तो ये जो मैदान है ये नवीन अवसादों से निर्मित मैदान हो जाएंगे और इन नवीन अवसादों से निर्मित मैदानों को बोला जाता है खादर के मैदान। कौन से मैदान? खादर के मैदान। ऐसे मैदान जहां प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ अवसादों का जमा होता है, अर्थात बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष वहां तक पहुंचता है और अपने साथ जो अवसाद लाता है उनका डिपोजिशन करता है, उसे बोलते हैं खादर के मैदान। ठीक है। इसके बाद देखें, दूसरा मैदान आता है बांगर का मैदान। इसके बाद मैं येलो पेन से बना रहा हूं ये वाला क्षेत्र जो है ना, और इसमें बना रहा हूं मैं ये वाले निशान। ये मैदान है बांगर के मैदान। बांगर के मैदान कौन से हैं? ऐसे मैदान जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। बांगर के मैदानों में बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंच पाता है, वहां पर पुराने जलोढ़ अवसादों का जमाव पाया जाता है, उसे बोलते हैं बांगर के मैदान। समझ में आया? ऐसे मैदान जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उस क्षेत्र को बोला जाता है, जहां पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदान पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं बांगर। ठीक है, ये चीज मैंने समझा दी। क्या मतलब है कि अब इस नदी का पानी अब यहां तक नहीं पहुंचता है। इस नदी का पानी यहीं रुक जाता है, ये आगे अब नहीं पहुंच पाता। इस क्षेत्र में जो मैदान है जहां पहले कभी बाढ़ का पानी पहुंचता था, उसे बोलते थे बांगर के मैदान। ठीक है, अब इसके आगे नदियां आएंगी और यहां पर बनेगा डेल्टा क्षेत्र। ये मान लो कुछ इस प्रकार से नदियां जाकर वितरित हो गई और उन्होंने डेल्टा का निर्माण कर दिया। ये है डेल्टा। ये हो गया डेल्टा प्रदेश। ग्रीन पेन वाला जो है मैं लिख देता हूं ऊपर की तरफ, यहां बनाकर खादर, और येलो पेन वाले को मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं बांगर। ये डेल्टा में दो भूमियां पाई जाती हैं। उच्च भूमि को हम चार कहते हैं और निम्न भूमि को हम बील कहते हैं। जहां चार और बील, उच्च भूमि चार कहलाती है, चार पर मानव बस्तियां निवास करती हैं, और बील पर जब उच्च ज्वार के समय वो जलमग्न हो जाता है बील क्षेत्र, तो वहां पर उसका प्रयोग जूट को या पटसन को धोने के लिए किया जाता है, अर्थात कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। ये थे उत्तरी मैदानी प्रदेश का संरचनात्मक दृष्टि से वर्गीकरण। कोई टॉपिक या कोई बिंदु या कोई मैदानी भाग आपके समझ में नहीं आया है, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मैंने दोनों डायग्राम के थ्रू वर्गीकरण आपको समझा दिया है। ठीक है, ये एक तरीके का वर्गीकरण मैंने आपको समझाया और ये मैंने आपको सिखाया दूसरे तरीके का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे इनकी थ्योरी की। कुछ नहीं है, अब जितना हमने पढ़ा है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं।
ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं और टॉपिक तो हमने पूरा समझ ही लिया है। उनके स्थानीय नाम क्या हैं, उन सब चीज़ों को हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। 10-15 मिनट लगेंगे, उसमें पूरे नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लिखना। अब भी यदि आपको कोई भी मैदानी प्रदेश समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते। आप किसी भी समय मुझे बताएं, हम उस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने से चीज़ें ये हैं कि वो ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। जैसे आपने मुझसे आज पूछ लिया कि सर मुझे भाबर समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताया, और कल मैं भाबर को दोबारा डिफाइन करूँगा, दोबारा समझाऊंगा, दोबारा कोई नई चीज़ मेरी याद आएगी तो मैं आपको दोबारा बताऊँगा, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। इसलिए कमेंट में आप सवाल ज़रूर पूछें। वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने से ही वीडियो समझ में आता है। अगर आप काट काट कर देखेंगे उससे वीडियो समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए, हेडिंग तो आपने डाल ही रखी है, दोनों डायग्राम है, दोनों में से कोई एक डायग्राम आप बना सकते हैं। उसके बाद पहला लिखिए आप भाबर। भाबर, इसमें लिखिए पर्वतों के पदेन क्षेत्र में, पर्वतों के पदेन क्षेत्र में, पर्वतों के पदेन क्षेत्र में बड़े अवसादों से, पर्वतों के पदेन क्षेत्र में बड़े अवसादों से निर्मित मैदान, पर्वतों के पदेन क्षेत्र में बड़े अवसादों से निर्मित मैदान भाबर कहलाता है। पर्वतों के पदेन क्षेत्र में बड़े अवसादों से निर्मित मैदान भाबर कहलाता है। कौन से? अब वापस चलिए पर डायग्राम पर। ये देखिए, यहाँ से नदियाँ आई, ये रेड वाली नदियाँ आ रही हैं, और ये अपने साथ ये वाले ब्लैक वाले सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं, ये वाले, और ये बड़े अवसादों से इनका निर्माण हो रहा है, और इन्हीं मैदानों को बोलते हैं हम भाबर के मैदान। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं, अब हम केवल नोट डाउन कर रहे हैं। यह मैदान यह मैदान 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा होता है। यह मैदान 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा होता है। इस मैदान में बड़े अवसादों का इस मैदान में बड़े अवसादों का जमाव पाया जाता है। इस मैदान में बड़े अवसादों का जमाव पाया जाता है। इस मैदान में बड़े अवसादों का जमाव पाया जाता है, जिस कारण नदियां सतह पर दिखाई नहीं देती। जिस कारण नदियां सतह पर दिखाई नहीं देती हैं। जिस कारण नदियां सतह पर दिखाई नहीं देती हैं। इन नदियों को गुम्फित नदियां कहते हैं। ठीक है, 3 बिंदु हो गए। चौथा लिखें, ये मैदानी प्रदेश कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ये था भाबर की पूरी जो हमने पढ़ी है अब तक। भाबर की पूरे नोट्स यही है। अब हम आगे बात करते हैं तराई के मैदानों की। समझना कुछ है नहीं, पूरा हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तराई के मैदान।
तराई। भाबर के आगे, भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर में, भाबर के आगे 15 से 30 किलोमीटर में विस्तृत मैदानी प्रदेश, विस्तृत मैदानी प्रदेश तराई कहलाता है। विस्तृत मैदानी प्रदेश तराई कहलाता है। विस्तृत मैदानी प्रदेश तराई कहलाता है। इसके बाद अगला बिंदु लिखिए, भाबर में विलुप्त हुई नदियां, भाबर में विलुप्त हुई, या इसके लिखिए भाबर में अदृश्य हुई नदियां, भाबर में अदृश्य हुई नदियां, भाबर में अदृश्य हुई नदियां तराई के मैदान में, तराई के मैदान में, तराई के मैदान में पुनः सतह पर, पुनः सतह पर दिखाई देती हैं, पुनः सतह पर दिखाई देती हैं। ठीक है, भाबर में अदृश्य हुई नदियां पुनः सतह पर दिखाई देती हैं, ये बात आपको याद रखना है। तराई के मैदान में नदियों का, तराई के मैदान में नदियों का अनियमित प्रवाह होता है। दो बातें क्लियर हो गई। इसके बाद चलते हैं तीसरी बात। सारी चीज़ें ये मैंने आपको पढ़ा रखी, मतलब नोट्स में समझा रखी हैं, अब हम केवल नोट डाउन कर रहे हैं। कोई बात अब भी आपकी समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तराई क्षेत्र में गहन वनस्पति तथा विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में गहन वनस्पति तथा विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसके बाद अगला लिखिए। अगले में अपन लिखेंगे तो इसमें लिखना प्रारंभ कीजिए। पंजाब और उत्तर प्रदेश में, पंजाब और यूपी में वनों को काटकर पंजाब और यूपी में वनों को काटकर तराई क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। पंजाब और यूपी में वनों को काटकर तराई क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। पंजाब में तराई क्षेत्र को मांड कहते हैं। पंजाब में तराई क्षेत्र को मांड कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 2 मैदानों के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे खादर के मैदान। तीसरे मैदान है खादर के मैदान। नदी के बाढ़ के मैदान, नदी के बाढ़ के मैदान जहां पर प्रतिवर्ष, नदी के बाढ़ के मैदान जहां पर प्रतिवर्ष
नवीन जलोढ़ अवसादों का, जहां पर प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ अवसादों का जमाव होता है, उसे खादर कहते हैं। इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं अपन, नदी के बाढ़ के मैदान जहां प्रतिवर्ष नदी का बाढ़ का जल पहुंचता है, उसे खादर कहते हैं। ठीक है, जब भी बाढ़ का जल वहां तक पहुंचेगा तभी तो नवीन जलोढ़ अवसादों का जमाव वहां पर प्रतिवर्ष होगा, तो उन्हें बोलते हैं खादर। पंजाब में खादर क्षेत्र को वेट कहते हैं। पंजाब में खादर क्षेत्र को वेट कहते हैं। पंजाब में खादर क्षेत्र को वेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मैदान, इन मैदानों में अत्यधिक उत्पादकता पाई जाती है। इन मैदानों में अत्यधिक उत्पादकता पाई जाती है। अगला बिंदु लिखिए। इन मैदानों में कुछ स्थानों पर गर्त पाए जाते हैं। पटना के पास के गर्त को जल्ला तथा मोकमा के पास के गर्त को टाल कहते हैं। ठीक है, इन मैदानों में कुछ स्थानों पर गर्त पाए जाते हैं। पटना के पास के गर्त को जल्ला तथा मोकमा के पास के गर्त को टाल कहते हैं। अब अगला लिखेंगे हम बांगर। पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदानों को, पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदानों को बांगर कहते हैं। दूसरा, बांगर के मैदानों को पंजाब में धाया कहते हैं। बांगर के मैदान में, अगला लिखिए, बांगर के मैदानों में कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं। बांगर के मैदानों में कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें कंकर या काकर कहा जाता है। इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादन
इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बात करें बांगर के कुछ स्थानीय नाम। बांगर के कुछ स्थानीय नाम। पहला लिखिए भूड। भूड में क्या लिखेंगे आप? भूड में लिखिए अपर्दन के कारण। बांगर के लिख रहे हैं तो बांगर क्षेत्र तो ऑटोमेटिक आएगा। बांगर क्षेत्र में अपर्दन के कारण, अपर्दन या अपक्षय के कारण, अपर्दन या अपक्षय के कारण मिट्टी की ऊपरी मुलायम परत। बांगर क्षेत्र में अपर्दन के कारण मिट्टी की ऊपरी मुलायम परत नष्ट हो जाती है तथा पीछे कंकर युक्त भूमि बचती है। तब पीछे कंकर युक्त भूमि बचती है जिसे भूड कहते हैं। समझ गए? अब दूसरा लिखिए। भूड के बाद लिखिए रेहे, ऊसर या कल्लर। अब लिखिए आगे। इस क्षेत्र में सब कुछ समझा रखा है मैंने आपको कि भूड किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, भूरेहे किसे कहते हैं। तो लिखना शुरू कीजिए। बांगर क्षेत्र में, एक मिनट, बांगर क्षेत्र में लिखिए बांगर में जहां अधिक सिंचाई की जाती है, वहां पर मिट्टी के ऊपर एक नमक की परत बिछ जाती है जिसे रेहे कहते हैं। दो स्थानीय नाम हो गए। तीसरा लिखें हॉल। ये खादर और बांगर दोनों में पाया जाएगा। यह खादर व बांगर का ढलान क्षेत्र होता है। यह खादर व बांगर का ढलान क्षेत्र होता है। इसकी ऊंचाई में अंतर 15 से 30 मीटर का होता है। ठीक है, बात करें अगला बिंदु। अब एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि संरचनात्मक दृष्टि से उत्तरी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 4 ही आएंगे। ये 4 ही हैं मुख्य, जो आपको ज़्यादातर किताबों में मिलेंगे। लेकिन 5वां प्रदेश भी होता है, उसको भी संरचनात्मक दृष्टि से ही ऐड किया जाता है। लेकिन किताबों में, ज़्यादातर किताबों में 4 ही इनके विभाजन बताए गए हैं। कौन कौन से? भाबर, तराई, खादर और बांगर। तो यदि डायरेक्ट सवाल पूछें आपसे कि कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 ही लिखने हैं। लेकिन अब हम समझा रहे हैं
तो संरचना तो डेल्टा की भी अलग है ना इन सबसे, तो डेल्टा के भी तो मैदान होते हैं, तो इसलिए उस पर्पज से हम डेल्टाई प्रदेश को यहीं पढ़ते हैं संरचनात्मक वर्गीकरण में ही। लेकिन किताबों में 4 ही लिखे हुए हैं, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों में 4 ही लिखे हुए हैं, लेकिन समझाए हुए या उसमें नोट्स जो बने हुए हैं उसमें जो लिखे हुए हैं वहाँ 5 ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर डिवाइडेशन की बात आती है तो 4, और वैसे बात करें तो 5। अब हम लिखते हैं डेल्टाई प्रदेश। डेल्टा प्रदेश समझा मैंने, आपको पूरा दिया। इसमें लिखो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का थोड़ा सा विस्तार है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का थोड़ा सा विस्तार है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का थोड़ा सा विस्तार है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को चार तथा निम्न भूमि को बील कहते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे, बील का प्रयोग जूट या पटसन, दोनों नाम इसी के हैं, जूट या पटसन को धोने के लिए किया जाता है। बील का प्रयोग जूट या पटसन को धोने के लिए किया जाता है तथा 4 पर मानव बस्तियां स्थित हैं, तथा 4 पर मानव बस्तियां पाई जाती हैं, ये था उत्तरी मैदानी प्रदेश का संरचनात्मक दृष्टि से वर्गीकरण। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि अब भी आपको संरचनात्मक दृष्टि से कोई वर्गीकरण समझ नहीं आया है, जैसे भाबर समझ नहीं आया, तराई समझ नहीं आया, खादर समझ नहीं आया, बांगर समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश की, तो उससे पहले हम इसी डिस्कशन पर बात करेंगे कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई है। यदि सब कुछ समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इन मुफ्त क्लासों का फ़ायदा उठा सकें। इंडियन ज्योग्राफी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी उसमें पूछी जाती है एग्जाम्स में। लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर भारत के भौतिक प्रदेश समझ आ गए ना, तो आगे अपने को दिक्कत नहीं आएगी। नदियाँ कहाँ से आ रही हैं, किधर जा रही हैं, जब ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी तो ईजिली हम नदियों को भी पढ़ लेंगे, झील भी पढ़ लेंगे, परिवहन भी पढ़ लेंगे, संसाधन भी पढ़ लेंगे, खनिज संसाधन, सब चीज़ें ईजिली चलती जाएंगी। इवन वन संपदा भी हम पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चलती हुई चली जाएंगी। लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा हमें भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ने में। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।